एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। पूरे गांव में उनका विशेष सम्मान हुआ करता था। जो कुछ भी होता था वो शारदा के अनुसार ही होता था। शारदा के दो जवान बेटे थे, रमेश और प्रसाद, लेकिन उन दोनों की तभी भी शादी नहीं हुई थी। एक दिन शारदा उन दोनों को अपने पास बैठाती है और अपनी दिल की बातें बताने लगती है। भले ही वो गांव प्रधान थी, पर फिर भी वो एक माँ थी। वो अपनी दिल की तमन्ना अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ। जल्दी तुम दोनों की शादी करूंगी तो बहू आएगी और साल भर में पोता पोती भी आ जाएंगे। तभी जाके शांति से आंखें बंद कर पाऊंगी। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी आपकी बातों को ना कहा है क्या? पर ऐसा कभी मत कहना कि तुम मर जाओगी। माँ, मैंने कई बार आपको ये बात बताने की कोशिश की। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पे एक लड़की से मैं प्यार भी करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ, लेकिन भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं पाया। माँ, तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर हमें बताया होता कि तुम किसी से प्यार करते हो तो हम पहले ही तुम्हारी शादी करा दिए होते। इस तरह दिल में बात छुपा के दुखी क्यों होना? देखा रमेश, ये तुम्हारा भाई है जो नहीं चाहता है तुमसे पहले शादी करे। तुम्हारे मन में भी कोई है तो बता दो, दोनों की एक ही साथ शादी करवा दूंगी। माँ, भाई पढ़ा लिखा है, उसे प्यार हो गया, लेकिन मैं तो साधारण हूँ। मुझे ये प्यार व्यार कुछ समझ में नहीं आता। माँ, कुछ नहीं है। ऐसी बात है तो मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ उसी से शादी करो। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे कहने के बाद मैंने कभी ना कहा है। माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करो। जैसा शारदा ने सोचा था वैसे उन दोनों की एक साथ शादी करा देती है। दोनों बहू के घर आते ही घर की रंगत खिल जाती है। बड़ी बहू जो थी वो गरीब परिवार से आई थी और छोटी बहू बहुत धनी परिवार से थी। यही अंतर घर पे राज करने लगा, जो शारदा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे, तभी देवी कहती है, सासू माँ, हम दोनों काम करते हैं। हर दिन यहाँ से जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज इतनी दूर तक जाने की वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। क्या शादी से पहले हर दिन प्रसाद भी तो काम के लिए जाता था? वो कभी नहीं थका। उसके बाद काम पूरा करके घर भी लौट आता था और अच्छे से रहता था। तब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका अलग ही जोश था। पर अब तो उसकी शादी हो गई है ना सासू माँ, और आप लोग भी बहुत पुराने जमाने के हैं। उस जमाने में अलग तरीका था जीने का, पर अब ऐसा नहीं है। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। देवी अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ती थी, वो ऐसी ही बातें करती थी। तभी बड़ी बहू रानी वहाँ पे आती है। देवी, अपने शब्दों पर लगाम लगाओ। वो घर की प्रधान है, पूरे गांव की प्रधान है। तुम इस तरह से उनके साथ बातें नहीं कर सकती हो। इसीलिए इस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कोई ना कोई आके भाषण देना शुरू कर देता है, अपनी औकात भी नहीं देखता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अमीर लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं बस शहर जाके रहना चाहती हूँ। ठीक है, प्रसाद को आने दो, मैं उससे बात करूंगी। देखती हूँ उसके मन में क्या है वो पूछ के। अगर वो भी चाहता है तो तुम दोनों शहर जाके ही रहना। आपका बेटा तो बस इस घर के बारे में ही कहता रहता है, प्यारा घर, मीठा घर। उसे तो बस इस घर की चिंता ही पड़ी रहती है। वो मेरे बारे में कभी सोचते भी नहीं है। आप ही अपने बेटे को मनाइए और हम दोनों को इस नरक से निकालिए। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है। देवी की बातों से अनामिका को बहुत ठेस पहुँचती है। शारदा उसे समझाने की कोशिश करती है। अनामिका देवी का इस तरह का अपमान करना उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो गरीब परिवार से आई थी। इसीलिए इस बारे में वो अपने पति रमेश को जाके कहती है। किसने कहा तुम गरीब परिवार से हो? तुम इस घर की बहू हो, इसका मतलब तुम इस घर की मालकिन हो। कभी तुम बुरा मत सोचना कि तुम गरीब हो अनामिका। नहीं जी, मुझे कुछ कर दिखाना है। मुझे कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी में, ऊंचाई तक पहुंचना है। कई दिनों से मैं डेयरी फार्म शुरू करने की योजना कर रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आप मुझे सहायता करेंगे तो मैं वो जरूर कर सकती हूँ। बहुत अच्छी सोच है अनामिका। कल ही हम जाकर उसके लिए खेत का बंदोबस्त करेंगे और इस बारे में मैं माँ से बात भी करूंगा। अनामिका डेयरी फार्म शुरू कर देती है। इस तरफ देवी चाहती थी कि वो अपना परिवार लेके अलग हो जाए,
बड़ी बहू अनामिका काम कर रही है, ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। पर अमीर बहू रानी की हरकतों से सासू माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है। अगर ये इस तरह से करेंगे तो कब मुझे पोता पोती देंगे, कब मैं उनके साथ खेलूंगी। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ऐसे ही दिन निकलते हैं। शहर में देवी अपने पति प्रसाद के साथ बहुत खुश थी। डेयरी फार्म से अनामिका भी बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दी थी। अपनी बड़ी बहू के लिए शारदा के मन में बहुत गर्व होने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक दुखद समाचार आती है। हार्ट अटैक की वजह से प्रसाद अस्पताल में भर्ती था। रमेश, अनामिका, शारदा जल्दी से वो तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। ये बहुत उदास रहते थे। यही सोच सोच के इनको दिल का दौरा पड़ गया। हमें इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 25 लाख लगेंगे। जल्दी से पैसों का इंतजाम करेंगे तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। शारदा, रमेश और अनामिका बहुत दुखी थे। देवी पैसों के लिए कोशिश की, पर उसके पास उतनी रकम नहीं थी। उसने ऑफिस में भी लोगों से पैसे मांगे, पर उतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अगर गहने भी बेच दे तो इतने पैसे नहीं होंगे। हे भगवान, मैं अपने पति को बचाने में असमर्थ हूँ। आप मुझे इतनी परेशानी क्यों दे ईश्वर। मैं अमीर पैदा हुई थी। मेरी फूटी किस्मत इन पैसों की कमी की वजह से ही आज मेरा सुहाग छिन जाने वाला है। भगवान। जब देवी उदास हो रही थी तभी अनामिका वहाँ आती है। उदास मत हो, मैंने ऑपरेशन के लिए आवश्यक पैसों का भुगतान कर दिया है। चिंता मत करो, प्रसाद ठीक हो जाएंगे। अनामिका की बातों से देवी को थोड़ी राहत मिलती है। ऑपरेशन पूरा हो जाता है, प्रसाद ठीक हो जाते हैं। फिर से सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। तभी अनामिका को गले लगाकर देवी रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप गरीब थी इसीलिए मैंने बहुत उल्टी सीधी बातें कही। मुझे अपने पैसों पर बहुत गर्व था। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए। ऐसा कहते ही अनामिका को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। पोता आ रहा है, पोता, बहुत अच्छा, अभी से त्योहार मनाओ। शारदा की ऐसी बातें सुन के सभी हंसने लगते हैं। तब से उस परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। काशीपुर गांव में शारदा नाम की एक अड़ियल सासू माँ रहती थी। बहू का नाम था अनामिका और बेटा था रमेश। क्योंकि बेटे रमेश ने अपने पसंदीदा लड़की से शादी की थी, इसीलिए सासू माँ को बड़ा गुस्सा था। बहू को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद अनामिका गर्भवती हो जाती है। बहू के गर्भवती होने के बावजूद सासू माँ के अंदर कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। एक दिन सासू माँ कहती है, तुम ना मनहूस हो। अच्छा सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर कोई आकर पूछता है तो कह देना कि मैं मंदिर में हूँ, समझी ना? ठीक है सासू माँ। वैसे आज मैं बहुत थकी हूँ और कमजोर महसूस कर रही हूँ। मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। आप तो बाहर जा रही हैं, लौटते वक्त सब्जियाँ ले आएंगी माँ जी। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारी दासी हूँ? ऐसे परिवार से नहीं हूँ जहाँ खाने को नहीं मिलता था। करोड़पति घर से हूँ। ऐसी अभागन किस्मत से नहीं हूँ। मैं तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक दूंगी। जाओ, जाके खुद ही ले आओ। सासू माँ, मैं गर्भवती हूँ। मैं इतनी परिश्रम नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा सब्जियाँ ले आने के लिए। मेरे पास बहुत काम है, वो सब करने का वक्त नहीं। जाओ, जो करना है करो। ऐसा कहकर शारदा गुस्से से चली जाती है। क्योंकि कुछ चारा नहीं था, इसीलिए अनामिका खुद बाजार जाती है और जल्दी से सब्जियां लेकर घर लौटती है। उसके आने से पहले ही सासू माँ मंदिर से घर लौट गई थी और अपनी बहू पे चिल्लाने लगती है। इस वक्त तुम कहाँ गई थी? जब भी तुम बाजार जाती हो तो समय का ज्ञान नहीं रहता है। दोपहर हो चुका है, अभी तक खाना नहीं पका है। कौन पकाएगा खाना? आधे घंटे के अंदर मैं सब तैयार कर दूंगी। अगर आप मुझे सहायता करें तो उससे जल्दी भी हो जाएगा सासू माँ। तुम्हें मदद मैं नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे ये काम वो काम करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है तुमने मन में ठान ही लिया है कि मुझसे काम करवाओगी। सुन लो अच्छी तरह से, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली हूँ। ये सब पूछना बंद करो। ठीक है सासू माँ, आधे घंटे में कर देती हूँ। आप रुकिए, मैं गर्भवती हूँ ना, इसीलिए थोड़ा धीरे से हो रहा है। जब देखो तो गर्भवती गर्भवती कहती रहती हो। तुम क्या चाहती हो? तुम पे सब दया करे हैं? बोलो।
मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है सासू माँ, मुझे खुद पर विश्वास है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें। यही सारी बातें करके तुमने मेरे बेटे को फंसाया था ना अपने जाल में, नहीं तो आज कहाँ पेड़ के नीचे रहना पड़ता तुम्हें। कहीं भी रहती मैं, पर मैं खुश रहती, इस बात का तो पूरा भरोसा है सासू माँ। 2 महीने कम से कम लगेंगे मेरे बेटे को शहर से लौटने में, और अभी सर्दियों का मौसम है। तुमने बड़े गर्व से कहा ना कि जहाँ भी रहोगी खुश रहोगी। आज से मैं भी देखती हूँ तुम कैसे रहती हो। अनामिका को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए सासू माँ की वो परवाह नहीं की। पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ शारदा उसे कैसे परेशान करने वाली है। अनामिका ने खाना पका के सासू माँ को परोसा, और वही मौका देखकर शारदा अनामिका के ऊपर शेरनी की तरह कूद पड़ी। छिच्छी, ये कोई खाना है? कुत्ता भी ऐसा खाना नहीं खाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पता है? अब क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? तुम कहती हो कि तुम महान हो, तुम्हारे आगे तो कोई नहीं है। इस खाना को ले जाओ अपने साथ और जाके सर पे चढ़ा के बैठ जाओ। ऐसा कहकर सासू माँ खाने का प्लेट अनामिका के मुंह पर फेंक देती है। शारदा के इस तरह का अपमान देखकर अनामिका के आंखों से पानी निकल आए। वो अनामिका को घर से धक्का मार के बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देती है। क्योंकि सर्दियों का मौसम था, ऊपर से अनामिका गर्भवती थी, फिर भी वो सासू माँ के सारे नखरे सहकर ठंड में वो बाहर ही सो गई। सासू माँ, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार ना करें कोई बात नहीं, पर मेरे पेट में ये आप ही का खून है, इसे देखिए। सासू माँ तरस खाइए, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मेरे साथ ऐसा करना आपको बुरा नहीं लगता? अगर मुझे कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन मेरे पेट के इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए मुझे अंदर आने दीजिए। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम्हें इस घर में नहीं आना है। कह रही थी ना तुम कहीं भी बहुत सुखी रह सकती हो। अब तुम देखो मैं तुम्हें ठंड में बाहर कैसे सुलाती हूँ। शारदा अनामिका की कोई बात नहीं सुनती है। ठंड में लंबे समय तक कांपती रहती है अनामिका। बाद में उसे एक छोटा सा शॉल मिलता है और वो खुद को ओढ़ लेती है। ये देखकर शारदा बाहर आती है और अनामिका से वो शॉल भी छीन के लेके चली जाती है। ऐसा क्यों कर रही है सासू माँ? मैंने क्या पाप किया है? मेरे दरवाजे पे कदम रखना ही तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। तुम मेरी बहू बनने लायक नहीं हो, यहीं पे मरो। ठंड बर्दाश्त ना करके अगर तुम मर गई तो मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी और उसी से मेरी खुशी है। अरे सासू माँ, आपको फिर भी मेरे पे दया नहीं आ रही है। आपको तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए, उसके बदले आप मुझे ही मारना चाहती है। ईश्वर बचाओ मुझे। अनामिका ऐसा कहकर रोने लगती है। फिर भी शारदा के मन में कोई दया नहीं आती। ठंड में वो कपकपाते रहती है और रोती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब मध्य रात्रि हो गई तब ठंड और ज्यादा बढ़ गई। अनामिका ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो शारदा को बुलाती है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। सासू माँ, बहुत ठंड बढ़ गई है, रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए सासू माँ, सासू माँ। अनामिका के चिल्लाने की आवाज सुन के शारदा गुस्से से खड़ी होती है, पर अचानक से उसे लकवा मार देता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो चिल्ला के कहती है, बेटा अनामिका, बचाओ मुझे, सहायता करो मेरी। शारदा के चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका खिड़की से झांकती है और देखती है सासू माँ नीचे पड़ी हुई है। अनामिका ज्यादा इंतजार ना करते हुए वो दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। सासू माँ शारदा के हाथों को वो बांध देती है। थोड़ी देर बाद शारदा शांत होती है और पहले जैसा साधारण हो जाती है। अपनी बहू को देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो बेटा, ऐसी गलती फिर नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारा गर्भवती होने के बावजूद मैंने ऐसा किया, पर तुमने मेरी जान बचाई। ऐसी बहू सबके किस्मत में नहीं मिलती, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। शारदा रोने लगती है, उसे बहुत बुरा लगता है, पर अनामिका बहुत खुश होती है कि उसने अपनी सासू माँ को बदल दिया। तब से सास बहू दोनों मिलके बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।